Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you geography. बेटा जियोग्राफी में आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर आज हमारा 8 है, उसमें हम एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंज पढ़ रहे हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक में कुछ एक बात करना चाहूँगी आप लोगों से। बात ये है कि आप लोगों को जैसे कि आपका पहला T1 हुआ है, T1 में आपको कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट्स में दिए थे और एक क्वेश्चन जो था उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डॉट मेथड पूछा हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे से ये क्वेश्चन था कि मिस ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ। बेटा आपको जब डॉट मेथड पढ़ाया दिया गया था, जब आपको हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मतलब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूशन मैप में आपको स्टार्ट में उसके मेरिट्स बताए थे कि इसके मेरिट्स क्या हैं और साथ ही एक्सप्लेन भी किया था कि डीमेरिट्स। वो पूरा का पूरा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर से ऑथर ने क्वेश्चन निकाला हुआ है और उससे मेरिट्स और डीमेरिट लिखे हुए हैं। आपकी बुक के अंदर ये आपको एक सेपरेट टॉपिक नहीं मिलेगा, वो बेसिकली ऑथर ने एक फॉर्मेशन की हुई है क्वेश्चन की, जो कि आपके टॉपिक के अंदर से जो आपका डॉट मेथड था उसी के अंदर से उसने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको लिख के दिए थे। तो ये क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को डॉट मेथड पढ़ा दिया था तो डेफिनेटली मेरिट्स डीमेरिट्स उसी टॉपिक का हिस्सा थे। तो इस वजह से वो क्वेश्चन जो है आपको वही क्वेश्चन है, उसके अंदर से ऑथर ने बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्मेशन की हुई है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और ये वो वाला क्वेश्चन था। आप लोग अपने नोट्स को फॉलो किया करो। नोट्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 था। आपको जब सिलेबस दिया जाता है तो आप सिलेबस जब दिया जाता है तो उस टाइम आप ये चीज़ें डिस्कस किया करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, जब आपका पेपर आ चुका और पेपर के बाद आप पूछ रहे हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से था, जबकि आपको पढ़ाया जा चुका था। और दूसरी बात ये है कि लेक्चर्स को बहुत कीनली जो है वो सुना करें, उसको जो भी टीचर बता रहा होता है उसको सुन के समझा करें। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगी। और स्पेशली ये जो चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ जिसमें एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंज इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो ये आप कभी भी नहीं याद कर सकते, ठीक है। इसलिए जब भी आपको करवाया जाता है तो आपके पास तो 2-2 3-3 दफ़ा अवेलेबल होता है लेक्चर, उसको 2 से 3 दफ़ा देखें, ठीक है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इसमें वैसे तो इजी है कि लैंड फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय रिवर होती है, बाय ग्लेशियर्स, बाय विंड, बाय सी वेव्स, डिफरेंट तरह से होती है। जिसमें हम लैंड फॉर्म बाय रिवर के जो लैंड फॉर्मेशन होती है रिवर से, वो हम पढ़ चुके हैं। मैं लास्ट लेक्चर आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज़ हुई हैं जो फीचर्स हैं इनके लैंड फॉर्मेशन के। तो आप लोगों ने इसको जो है बड़ा प्रॉपर तरीके से जो है वो करना है। अब बेटा बात यह है कि अब मैं ज़रा आप लोगों को, अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लैंड फॉर्म मेड बाय रिवर्स और आज का हमारा टॉपिक है लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स, ठीक है। उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, लैंड फॉर्म बाय इरोजन मेथड, रिवर्स में इरोजन मेथड और डिपोजिशनल मेथड। अच्छा, इसकी थोड़ी मूवमेंट से एक ही तरह की होती है, मतलब थोड़ा काफ़ी रिजेम्बलेंस है, लेकिन इधर हम जो है लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे, उसके साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंज। आज हम पढ़ रहे हैं एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंज में लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर। सबसे पहले लैंड फॉर्म की तरफ जाने से पहले ये बताना होगा कि ग्लेशियर क्या होता है। बेटा आपको मैंने, जैसे जब मैं आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ा रही थी तो कॉन्टिनेंट्स में मैंने आपको जो पूरा वर्ल्ड मैप जब दिखा रही थी तो उसमें मैंने कुछ पोलर रीजन आपको बताए थे। एक नॉर्थ पोल पे जिसको आप ग्रीनलैंड वगैरह का एरिया आ जाता है, और साउथ पोल पे जिसमें आपका आ जाता है अंटार्कटिका। आपको मैंने बताया था कि हाई माउंटेन एंड पोलर एरियाज आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव हैवी प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। आप लोगों ने 7th क्लास में प्रिसिपिटेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि प्रिसिपिटेशन होता है कि कोई भी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड जो आपके जो है
ज़मीन पर आती है वो आपका क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। हैवी प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है कि स्नो जो है वो आपकी ज़मीन इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे जो पोलर रीजन है, हमारे जो कोल्डेस्ट रीजन है, वहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो रिसीव होती है, जो कि अपर लेयर ऑफ स्नो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द। अच्छा, ये जो ग्लेशियर बनने का बेटा प्रोसेस होता है, ये अब मैं डेफिनेशन की तरफ आपकी तरफ आ रही हूँ। अब ये एक मंथ का नहीं होता है, एक दिन का नहीं होता, एक साल का नहीं होता, 10 साल का नहीं होता, ये बल्कि लाखों सालों से जो है इस ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती है। वो किस तरह से होती है मैं अभी बताती हूँ आपको। वो कह रहा है कि अपर लेयर ऑफ अ स्नो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लोअर लेयर। आपको पता है कि ऑलरेडी आपके जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे तो बहुत ठंड होती है, वहाँ इवन समर में भी इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी नहीं होती, इसलिए पोलर रीजन से बर्फ़ जो है वो बहुत कम मेल्ट होती है। ठीक है, तो जो पहले वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है वो क्या होता है कि वो जब न्यू बर्फ़ होती है तो उसके प्रेशर की वजह से वो और ज़्यादा दब जाती है। ठीक है, कि अपर लेयर ऑफ स्नो एक्सर्ट, अपर लेयर ऑफ स्नो कि जो बर्फ़ हो रही है एक्सर्ट होता है, एक्सर्ट प्रेशर कि उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है ऑन द लो लेयर पर, एंड कन्वर्ट देम इनटू हार्ड ग्लास टाइप लेयर, और उसको एक कन्वर्ट कर रही है, तब्दील कर रही है एक सख्त किस्म के ग्लास टाइप लेयर में, विच द बॉडी ऑफ स्नो टेंड्स टू फ्लो डाउन स्लोप। द ह्यूज मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। जो एक बहुत बड़ा मास मूविंग आइस होता है, मतलब आपको पता है ग्लेशियर जो हैं वो रॉक्स के ऊपर होते हैं, और ग्लेशियर्स जो हैं जब बहुत ज़्यादा रॉक्स के ऊपर जम जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रॉक्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, उनको वो तो ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली रॉक्स क्या करना शुरू हो जाती हैं, मूव करना शुरू हो जाती हैं। जब रॉक्स मूव करती हैं तो रॉक्स के ऊपर जो ग्लेशियर होता है, मतलब जो बर्फ़ होती है, वो भी उसके साथ स्नो जो है वो मूव करती है, क्योंकि आपको पता है जो आपके हाई माउंटेनियस रीजन है, जो आपके पोलर रीजन है, वो स्लोप से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलवान है, तो वो लोअर साइड की तरफ उनकी मूवमेंट कंटिन्यूसली रहती है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि दिस ह्यूज मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर, कि ये जो आपकी मूव कर रही होती है बर्फ़, ये आपकी ग्लेशियर करती है। आगे है, हमने बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ये तो ग्लेशियर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ग्लेशियर होता क्या है। ठीक है, कि ग्लेशियर बनता क्या है। मैंने आपको बताया है कि आपके पोलर रीजन है वो बहुत शदीद ठंडे होते हैं, वहाँ पे जब बर्फ़ होती है तो वो बर्फ़ जब रुक जाती है, सारी मेल्ट नहीं होती, तो उस बर्फ़ के ऊपर और बर्फ़ होती है विंटर सीज़न में, तो फिर वो तय बतय जो है वो जमना शुरू हो जाती है। जमा होते 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 वो क्या होती है, ये इनका हज़ारों लाखों साल का प्रोसेस है कि वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं। तो वो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, फिर चूँकि वो ग्लेशियर्स आपको पता है माउंटेनियस एरियाज होते हैं, रॉक्स के ऊपर होते हैं, तो रॉक्स ग्लेशियर के प्रेशर की वजह से टूटना शुरू हो जाती हैं, टूट के वो क्या मटेरियल मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ग्लेशियर मैंने आप ये बताया। अब ग्लेशियर से लैंड फॉर्मेशन कैसी होती है, like river glacier is also an important agent of landform change, but its action is confined to high mountain and polar region। लेकिन जो आपके ये आपके जो रिवर थे वो तो कंटिन्यूसली मोशन फॉर्म में थे, मतलब मूविंग फॉर्म में थे, वो तो मूव ही कर रहे थे। हाई एरिया टू नॉर्थ टू साउथ उनकी मूवमेंट कंटिन्यूसली रहती थी, और उससे जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे, जिस तरह की उनकी मूवमेंट होती थी वो डिफरेंट किस्म की लैंड फॉर्मेशन। लेकिन ग्लेशियर्स जो हैं वो अपने हाई एल्टीट्यूड पे भी उनका जो है वो एक फॉर्मेशन होती है, और कॉन्टिनेंटल भी होती है, लोअर साइड पर भी होती है। सबसे पहले हमने ग्लेशियर्स की इधर 2 टाइप्स पढ़नी है। ग्लेशियर्स की 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, वन इज़ वैली ग्लेशियर्स एंड नंबर 2 कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। जो आपकी बेटा वैली ग्लेशियर्स होती है वो ग्लेशियर्स की अपर पार्ट में जो वैलीज़ बनती हैं वो आपकी वैली ग्लेशियर्स होती हैं, और जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है और वैली ग्लेशियर्स में स्लोप्स बहुत ज़्यादा होती हैं,
और वैली ग्लेशियर में इरोजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आपका जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होता है ये आपका काफ़ी लोअर साइड होती है, काफ़ी डीप साइड होती है। और उसके अलावा जो हमारा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बेटा है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में स्लोप्स कम होती हैं। हमारा वैली ग्लेशियर जो है इसमें ग्लेशियर की मूवमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हमारा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है इसमें ग्लेशियर की मूवमेंट की स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है। अब वैली ग्लेशियर में मूवमेंट क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वैली ग्लेशियर में स्लोप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में ग्लेशियर की मूवमेंट स्लो क्यों होती है? इसलिए स्लो होती है कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में स्लोप नहीं होती, फ्लैट एरिया होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पीड इसकी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो अभी हम जो हैं सबसे पहले वैली ग्लेशियर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। वैली ग्लेशियर्स, ग्लेशियर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड आर कॉल्ड वैली और एल्पाइन ग्लेशियर्स। एल्पाइन भी एल्पाइन ग्लेशियर्स, वो कहता है कि ग्लेशियर जो हाई एल्टीट्यूड पे, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि किस तरह से हाई एल्टीट्यूड पे जो आपकी ये ग्लेशियर्स का अपर पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट है, अपर पार्ट पे ये जो ग्लेशियर बना होता है ये आपका वैली ग्लेशियर्स होता है। जो इसके वैली ग्लेशियर्स के जितने भी फीचर्स ग्लेशियर्स के अपर पार्ट पे होते हैं, अपर साइड पे, जहाँ पे ग्लेशियर्स पोलर साइड पे, जहाँ पे ग्लेशियर्स का ओरिजिन होता है, वहाँ पे जो भी इसके फीचर्स हैं और जो भी वैलीज वगैरह बनती हैं वो तमाम जो होती हैं वो वैली ग्लेशियर्स में आती हैं। तो वो कहता है ग्लेशियर, ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैली ग्लेशियर्स मौजूद कहाँ होती है। तो वैली ग्लेशियर जो प्रेजेंट होती है, वैली ग्लेशियर्स के बिल्कुल अपर पार्ट में मौजूद होती है, ठीक है। दे मूव क्विकली एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ये बात मैंने आपको बताया कि जो वैली ग्लेशियर्स होती हैं उसमें स्लोप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो स्लोप ज़्यादा आने की वजह से कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर इसमें जो ग्लेशियर्स होता है वो क्विकली मूव करता है, मूव क्विकली एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बिकॉज ऑफ स्लोप्स ज़्यादा आने की वजह से वैली ग्लेशियर्स की मूवमेंट जो होती है वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से ज़्यादा होती है। हाउएवर दिस मूवमेंट इज़ नॉट मोर देन अ फ्यू फीट पर डे। इनिशियली वैली ग्लेशियर्स टेंड टू इरोड द रॉक्स। पहले तो क्या करती है वैली ग्लेशियर्स? रॉक्स को तोड़ती है, देन बट लेकिन व्हेन दे बिगेन टू मेल्ट, जब वो रॉक को तोड़ती है तो जब वो पिघलना शुरू हो जाती है, दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग इरोडेड मटेरियल। अच्छा, ये होता है कि ग्लेशियर मेल्ट भी तो होता रहता है, जब वो प्रेशर रॉक पे डालती है तो रॉक्स को तोड़ना शुरू कर देती है। मैंने आपको बताया था ना कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है तो वो जो है टूटना शुरू हो जाती है, फिर वो क्या है, फिर वो पिघलने का प्रोसेस आ जाता है, एंड दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग द इरोडेड मटेरियल, और फिर वो इरोडेड मटेरियल जो है वो एक जगह पे डिपॉजिट होके लैंड फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। इन दिस वे न्यू लैंड फॉर्म आर क्रिएटेड। इस तरह से एक नई लैंड बनती है बाय इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस से। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि इरोजन प्रोसेस क्या होता है। ये मैंने आपको, ये वैली ग्लेशियर्स, ये देखो सर्क ग्लेशियर जिनको अभी हम पढ़ेंगे, ये मेडियल मोरेन, ये अब मैं स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये मैं चीज़ें आपको सेपरेट करके हर चीज़ बताऊंगी। अच्छा, ये एक वैली ग्लेशियर्स की पिक्चर है जो कि आप देखें। अभी ये जब जब तक मैं ये नहीं वो करूँगी तो आप इसको कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आप जाती हूँ आगे। ये देखो सर्क क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ सर्क क्या होता है। वो कहता है इन हाई एल्टीट्यूड एरिया वेयर ग्लेशियर्स आर फॉर्म एक्यूमुलेशन ऑफ आइस क्रिएट्स अ बाउल शेप डिप्रेशन नाउन एज सर्क। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब बेटा, हाँ, इसमें ये होता है कि जो आपकी इरोजन लैंडफॉर्म, मैं आपको बताती हूँ कि इरोजन लैंडफॉर्म कैसे होती है। इरोजन लैंडफॉर्म दो तरह से होती है, एक होती है प्लकिंग एंड दूसरी होती है एब्रेशन। प्लकिंग क्या होती है कि इसमें जो फ्रीजेस जॉइंट होते हैं ड्रैग्स देम अवे। पहले क्या होती है, बर्फ़ जमती है, फिर वो रॉक्स के ऊपर जमती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर जाती है। और एब्रेशन में क्या होती है, एब्रेशन में ये होती है कि ये ना सिर्फ
मूव करती है बल्कि रॉक में स्क्रैचेस डालती है, स्क्रैब्स रॉक्स में आ जाते हैं एंड जो वो पत्थर वगैरह होते हैं, फ्रोज़न पत्थर वगैरह जो होते हैं वो उस ग्लेशियर के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, दो तरह से होती है, एक प्लकिंग वे से इरोजन हो रही होती है, एक एब्रेशन वे से। प्लकिंग वे से ये होता है कि फ्रीज करती है और फिर उसको मूव करती है, और जो एब्रेशन होता है उसमें क्या करती है, पहले स्क्रैचेस डालती है, स्क्रैप्स करती है, और जो पत्थर वगैरह होते हैं फ्रोज़न पत्थर उनको क्या करती है अपने साथ लेके मूव करना शुरू हो जाती है। अच्छा, सर्क क्या होता है? सर्क बेटा होता है कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स की मूवमेंट नीचे की तरफ होगी तो वो पहाड़ों को तोड़ेगी, मतलब रॉक्स को तोड़ेगी, और जैसे मतलब ये ग्लेशियर ऊपर था ना, मैं अभी आपको बताती हूँ, एक मिनट, विद हेल्प ऑफ स्केल। बेटा ये देखो, ये जो इसके ऊपर ये तमाम की तमाम जो थी वो स्नो थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ग्लेशियर जो है मूव किया। अब जब ग्लेशियर मूव करता है नीचे की तरफ तो एक डिप्रेशन से ये जो है एक आधा ग्लेशियर मूव करके नीचे आ गया इधर, और इधर जो है एक खड्डा बना दिया। ये जो खड्डे बना देते हैं इसमें क्या हो जाती है, बर्फ का कुछ पार्ट, मतलब ये मूव कर रही होती है तो रॉक्स को तोड़ती है ना। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जैसे जैसे बर्फ इनके ऊपर जमती रहती है, मतलब उसके ऊपर जमा होती रहती है, तो फिर इनके बीच में क्या करती है, इन कुछ रॉक्स जो हैं वो टूट के उनमें खड्डे बन जाते हैं। ये मैंने एक प्रॉपर तरीके से, ये अब एक पूरी रॉक थी। ठीक है, इसके ऊपर ग्लेशियर था, अब कुछ पार्ट को ग्लेशियर ने तोड़ दिया और एक ये देखें ये इतना बड़ा सा खड्डा बन गया। अब इस खड्डे में जो है बर्फ़ जो है वो जमा रहेगी, तो ये आपका डिप्रेशन से खड्डे बना देगी और इसमें बर्फ़ जम जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाउल शेप डिप्रेशन नाउन एज सर्क। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सर्क कहलाएगा। कि इन हाई एल्टीट्यूड एरिया वेयर ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड, जहाँ पे ये मतलब एक पूरी माउंटेन थी, यहाँ पे ग्लेशियर बना था, तो एक्यूमुलेशन ऑफ आई। अब जब बर्फ़ ने क्या किया कि यहाँ पे इस आधी रॉक को कुछ ब्रोक करके इसमें खड्डे बनाना शुरू कर दिए, और इस खड्डे में जो बर्फ़ बन जाती है, ये जो खड्डे टाइप होते हैं इनको क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। अब नेक्स्ट इसकी टाइप है बेटा सर्क लेक एंटान। इसकी पिक्चर गायब हो, अच्छा वो यहाँ पे, क्योंकि वो भी जो ये मैं पीछे तस्वीर बनाई थी ना, ये भी एक्चुअली प्रॉपर एक था, लेकिन मैंने इधर एडजस्ट करने की कोशिश की तो वो थोड़ी फ्लैट टाइप बन गई, लेकिन ये प्रॉपर जो था वो एक खड्डा सा बना हुआ था। ठीक है, अब लेकिन जब मैंने इसको इधर एडजस्ट करने की कोशिश की, इसके साथ स्टेटमेंट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की, तो ये एक फ्लैट सी चीज़ लग रही है, लेकिन बेसिकली ये पिक्चर को मैंने थोड़ा सा वो एडजस्ट किया, इस वजह से ये थोड़ा इस फ्लैट टाइप लग रही है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा एक खड्डा सा बना हुआ था। ठीक है, अब जो है इसको पढ़ेंगे, इसकी के सर्क लेक क्या होती है, या इसको बोलते हैं टर्न। ये क्या होता है, व्हेन वैली ग्लेशियर्स कम आउट ऑफ अ सर्क देन डिप्रेशन इज फिल्ड विद द वाटर टू क्रिएट नेचुरल लेक, देयर आर कॉल्ड सर्क लेक्स और टर्न। अच्छा, ये क्या होता है बेटा कि ये वो जो खड्डा सा बना हुआ था, ठीक है, बर्फ का, ये क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो के यहाँ पे उसी खड्डे में पानी भर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्क लेक कहते हैं या टर्न कहते हैं। ये आपकी जो झील सैफुल मुलूक है, ये इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सर्क लेक। ओके, कि झील सैफुल मुलूक, ये मैं इधर झील सैफुल में देखें, ये तमाम की तमाम इसकी माउंटेन्स हैं। अब मैं इसकी कहानी में आपको सुनाती हूँ, इससे सर्क भी आपको समझ आ जाएगा और सर्क लेक भी आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी माउंटेन थी, इसमें स्नो थी, और यहाँ पे जब इसने तोड़ा तो यहाँ पे भी स्नो हो गई, जब ये स्नो यहाँ पे थी तो ये सर्क था, जब इससे स्नो खत्म हो गई तो ये सर्क लेक बन गई। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे यू शेप्ड वैली क्या होता है। ग्लेशियर टेंड टू इरोड इट्स वैली डाउनवर्ड एज वेल एज साइडवर्ड। अच्छा, वो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ना सिर्फ नीचे की तरफ इरोड कर रहे होते हैं, पत्थरों को तोड़ रहे होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो साइड से जो उसके साइड में चीज़ें होती हैं उसको भी तोड़ रहे होते हैं। ड्यू टू दिस सेक्शन द वैली गेट्स वाइडन। इससे ये होती है कि आपकी जो वैली होती है वो वाइड हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इट रिजेंबल्स इंग्लिश अल्फाबेट जूट, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड जू शेप वैली। तो ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह का यू बन रहा है, ठीक है। और इसमें यू शेप वैली में आपकी
एग्जाम्पल जो होंगी उसमें आपकी कागान, नारान, हुंजा, ये तमाम यू शेप्ड वैली है। और ये इसी तरह से है कि ग्लेशियर ने ये साइड से भी इरोडेड किया और ये दरमियान से भी इरोडेड किया, मतलब इधर से भी ज़मीन को तोड़ा और साइड से भी ज़मीन को तोड़ा। और ये चारों तरफ से तोड़ने की वजह से क्या हो गया कि इसकी जो है इरोजन बहुत ज़्यादा हुई और इरोजन की वजह से ये जो बना, इसको हम कहेंगे एक वैली बनी जो कि यू शेप वैली कहलाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म। अब हैंगिंग वैली के बारे में हम पढ़ेंगे। हैंगिंग वैली जस्ट लाइक अ मेजर रिवर विच इज जॉइंड बाय स्मॉल स्ट्रीम, जैसे कि एक बड़ा रिवर होता है और उसको एक छोटी छोटी स्ट्रीम्स उसको उसमें आके जमा हो जाती हैं, इसी तरह अ मेजर ग्लेशियर इज जॉइंड बाय मेनी स्मॉल ग्लेशियर। इसी तरह एक बहुत बड़ा ग्लेशियर्स होता है और उस एक बड़े ग्लेशियर्स को छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो हैं वो उसको आपस में वो उसमें आके जमा हो जाते हैं और उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। The valley of these small glacier lies above the valley of main glaciers and are called हैंगिंग ग्लेशियर। अब ये जो जो वैलीज होती हैं स्मॉल ग्लेशियर्स की, ये वो जो बड़ा ग्लेशियर्स होता है उसके उस वैली के ऊपर होती हैं, तो इनको हम कहते हैं हैंगिंग वैली। जैसे आपने वाटरफॉल नहीं पढ़ा था रिवर्स में, वाटरफॉल सेम इसी तरह की ये हैंगिंग वैलीज होती हैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी ये देखें, ये आपकी जो है वैली जो है वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, ये वाटरफॉल के साथ ही जो वैली होती है ये हैंगिंग वैली होती है। ठीक है, ये ग्लेशियर्स है आपका, मतलब ये आपका एक बड़ा ग्लेशियर्स है। ठीक है, ये ऊपर जो है ये छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं। ये छोटे छोटे ग्लेशियर्स क्या होंगे, इस बड़े वाले ग्लेशियर्स में आके जमा हो जाएंगे। तो ये जहाँ से ये यहाँ पे बड़े वाले ग्लेशियर में जमा हो रहे हैं, उस पॉइंट पे वो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जहाँ से वाटरफॉल भी होता है, उसके नियर बाय जो लैंड होगी वो हमारी हैंगिंग वैली होगी। आगे हम करेंगे फजर्ड क्या होता है। मेनी माउंटेन्स रेंजेस आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट, हियर द वैली ग्लेशियर्स डायरेक्टली डिसेंड्स इनटू द सी एंड द सी वाटर इंटर इनटू देयर वैली, दे आर कॉल्ड फजर्ड। अच्छा, ये हमारे मुल्क में तो ये नहीं है, नॉर्वे वगैरह में और इधर ये मौजूद है। वहाँ पे ये होता है कि जो आपका समुंदर होता है, समुंदर के अराउंड जो होते हैं ये ग्लेशियर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जब समुंदर के अंदर गिरते हैं तो जब ग्लेशियर समुंदर के ऊपर गिरता है तो एकदम से पानी उछल के बाहर वैलीज में जो है फैल जाता है, तो उसको हम फजर्ड वैलीज कहते हैं। ये देखो, ये सी है, ये अराउंड जो इसके हैं ये सारे वो हैं ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर्स जब इसमें आके गिरते हैं तो इसका जो पानी होता है वो इधर आके गिर जाता है, तो ज़ाहिर पानी के साथ कुछ मिट्टी वगैरह आती है, जो भी डिपोजिशनल चीज़ें आती हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, उनसे जो लैंड बनती है उसको हम फजर्ड लैंड्स कहते हैं। आगे हम डिपोजिशनल लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स पढ़ेंगे। अभी हमने इरोजनल लैंड फॉर्म पढ़ी, अब हम डिपोजिशनल लैंड फॉर्म पढ़ेंगे। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि जो डिपॉजिट मटेरियल होता है, इरोडेड मटेरियल होता है, वो किस तरह से आके यहाँ पे जमा हो जाता है। आपको पता है बेटा कि ग्लेशियर डिपॉजिट द इरोडेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज पाइल्स विच आर कॉल्ड मोरेन्स। द मोरेन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब मैं आपको बताऊं कि मोरेन क्या होता है। पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताना है कि मोरेन क्या होता है। मोरेन ये होता है बेटा कि पत्थरों में जब ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है तो वो पत्थरों को तोड़ देती है, तो पत्थरों के टुकड़े बन जाते हैं और ये टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर्स के साथ नीचे आते हैं और नीचे आकर जमा हो जाते हैं। तो ये जो टुकड़े होते हैं, इन पत्थरों के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, जो वो जमा हुए टुकड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोरेन कहते हैं। ठीक है, कि बर्फ़ के, अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से। ये देखो, ये बर्फ़ है, इसके साथ जो है ये साइड्स पे ये जो सारे के सारे डिपॉजिट मटेरियल होता है, ये क्या होता है, मोरेन। आगे मैं आप लोगों को ज़रा मोरेन की वो बताती हूँ कि किस तरह से। लेटरल मोरेन। अच्छा, ग्लेशियर वाइडन इट वैली बाय लेटरल कटिंग, द मटेरियल इज डिपॉजिट ऑन द बोथ साइड ऑफ ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रिजिज, दिस इज कॉल्ड लेटरल मोरेन। ये देखो, ये ग्लेशियर आ रहा था, ग्लेशियर ने ये दोनों साइड से जो है
कंटिन्यूसली इस मटेरियल को क्या किया, इरोडेड किया, मतलब इसको तोड़ा, ये जो रॉक्स थी इनको तोड़ा, और ये रॉक्स के पत्थर जो हैं, छोटे छोटे जो ये रॉक्स हैं, ये ग्लेशियर के आगे पीछे एक रिजिज की फॉर्म में, मतलब एक लेयर की फॉर्म में जमा होना शुरू हो गए, ये हमारा लेटरल मोरेन कहलाएगा। आगे हम करेंगे मेडियल मोरेन क्या होता है, वेयर टू वैली ग्लेशियर जॉइन। इसमें ये होता है कि जो पत्थरों जो दो वैली छोटे ग्लेशियर्स होते हैं वो जब एक बड़े ग्लेशियर में मर्ज होने लगते हैं तो उनके दे लेटरल मोरेन मर्ज टुगेदर टू फॉर्म आ, तो वो उनके जो दो ग्लेशियर्स होते हैं उनके जो मोरेन होते हैं, वो जो पत्थर होते हैं वो आपस में वो भी मर्ज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेडियल मोरेन। ये इधर एग्जांपल होगी, ये देखो बेटा, एक ग्लेशियर ये आ रहा था, एक ग्लेशियर ये आ रहा था और एक ग्लेशियर ये आ रहा है, ये आगे जाके किसी एक मतलब यहाँ पे किसी एक ग्लेशियर में जो है वो जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो ग्लेशियर की मूवमेंट आ रही है, यहाँ से भी ग्लेशियर आ रहा है, यहाँ से ओके, ये जाके किसी एक ग्लेशियर में मर्ज होंगे, या ये दो ग्लेशियर इस ग्लेशियर में मर्ज हुए हैं, तो देखो इनके दरमियान ये पत्थरों की एक पूरी की पूरी लेयर बनी हुई है। ये जो पत्थरों की पूरी लेयर बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको मोरेन कहते हैं। और ये अगर एक ग्लेशियर हो और इसके साइड पे होंगी तो वो लेटरल मोरेन कहलाएगा। जबकि अब ये दो ग्लेशियर हैं, एक ये ग्लेशियर है, एक ये ग्लेशियर है, ये दोनों छोटे ग्लेशियर किस में मर्ज हो जाएंगे, इस वाले ग्लेशियर में मर्ज हो जाएंगे। अब ये दोनों छोटे ग्लेशियर इसमें मर्ज होने लगे तो इनका जो मोरेन है वो भी आपस में मर्ज हो गया, तो ये जो मोरेन आपस में मर्ज हो गया ये हमारा क्या कहलाएगा, मेडियल मोरेन। अब जो है हमारा एंड पे आएगा टर्मिनल और एंड मोरेन। अब टर्मिनल और एंड मोरेन क्या होता है, ये भी पिक्चर की मदद से आपको समझ आएगी कि द आर्क शेप मटेरियल डिपॉजिट एट द टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। सॉरी, इधर कॉल्ड के स्पेलिंग जो हैं वो गलत हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ग्लेशियर इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। अब ये देखें बेटा, ये देखें, ये बिल्कुल आर्क बन रहा है, ये आर्क शेप मटेरियल बन रहा है। ये जब मोरेन ख़त्म होने लगता है तो इस तरह का आर्क शेप मटेरियल बनता है। इस आर्क शेप मटेरियल को हम क्या कहेंगे, हम टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन कहेंगे ग्लेशियर्स में। ये डिफरेंट ग्लेशियर्स की फॉर्म थी जो आपको दिखाई गई हैं, ठीक है, कि किस तरह से ये देखो ये ग्लेशियर्स है और ये पत्थरों की जो है एक आर्क सा बना हुआ है, ये जो आर्क बना हुआ है इसको हम मोरेन कहेंगे। मैंने आपको बता दिया मोरेन क्या होता है कि पत्थरों में जब ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है तो वो पत्थरों को तोड़ देती है, जो पत्थरों के टुकड़े बन जाते हैं और ये टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर्स के साथ नीचे आते हैं और नीचे आकर जमा हो जाते हैं, और ये जो जमा हो जाते हैं ये वाला प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, मोरेन कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा जो पार्ट आ जाएगा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया है कि वैली ग्लेशियर्स और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में क्या फ़र्क होता है। वैली ग्लेशियर्स के हाई एल्टीट्यूड पर बनी होती हैं, जबकि जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होते हैं द पोलर लैंड्स अवे फ्रॉम इक्वेटर have been covered by a huge ice sheets of Greenland and Antarctica. These are called continental, वो कहता है लैंड कहलाएगा। फिर वो कहता है कि these are continental glaciers which are thousands of feet deep and stretches of millions of square kilometer in area. Large area and lack of slopes result in very slow movement. अब यहाँ पे ग्लेशियर की जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशनल प्रोसेस ही रहता है। That's why they are mostly engaged in depositional work. The depositional landform are, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे हम पहले पढ़ेंगे ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, ये देखें, ये एंटार्क्टिका की एग्जांपल है, सही है, ग्रीनलैंड की है, ग्रीनलैंड की है। एंटार्क्टिका, जब मैं एंटार्क्टिका आपको शायद 6th क्लास के बच्चों को मैंने दिखाया था कॉन्टिनेंट्स पढ़ाते हुए, ठीक है। ये लैंड फॉर्म मेड बाय कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, ये आप लोग देख लें, ड्रमलैंड है, एस्कर है, टर्मिनल मोरेन है, आउटवाश प्लेन है, इसके अलावा कैटल्स है, कैम है, ग्राउंड मोरेन है। अब मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कि ये क्या है। द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्जिनल लेक्स एंड डेल्टा कैम्प्स। अब मार्जिनल लेक्स और डेल्टा कैम्प्स क्या है इसके बारे में हमने पढ़ेंगे। वो कहता है नेचुरल लेक्स आर ऑफन फॉर्म बिटवीन द टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर्स एंड द राइजिंग लैंड अहेड।
वो कहता है कि नेचुरल लेक्स जो आपका टर्मिनस जो मैंने अभी आपको बताया था कि उनके दरमियान में जो लेक्स बनी जाएंगी टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर में, एंड राइजिंग लैंड अहेड दीज लेक्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम। और ये क्या होगा कि ये देखें, सही है, तो ये मेल्ट वाटर स्ट्रीम जो है इस तरह से स्ट्रीम छोटी छोटी सी बनेंगी। सम टाइम मटीरियल डिपॉजिट इन द लेक्स फ्रॉम डेल्टाज, और जो मटीरियल इनमें जमा हो जाता है वो डेल्टा की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिसको हम डेल्टा कैम्स कहते हैं। सेकंड हमारा आ जाएगा लैंड फॉर्म बाय कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है? वो एस्कर्स के बारे में कहता है कि मेल्ट वाटर स्ट्रीम ऑफन फ्रॉम टनल्स इन द ग्लेशियर्स, के जो पानी मेल्ट हो जाता है वो ग्लेशियर्स में टनल्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, वो डीप डीप से टनल्स बनाना शुरू कर देता है। ये देखो, ये टनल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये अब जो मेल्ट हो जाता है ना, जो पार्ट मेल्ट हो गया है, तो ये मेल्ट होने वाला पार्ट जो है यहाँ से मूव कर गया और ये सारा क्या बना लिया? टनल। ये देखो, ये टनल आपको नज़र भी आ गया। इस तरह की टनल्स बनाना शुरू कर देता है। दीज स्ट्रीम्स डिपॉजिट फाइन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वाइडिंग पाइल्स इन दीज टनल। ये देखें, ये डिपॉजिट, ये लॉन्ग, ये देखें, ये सारा का सारा जो है द स्ट्रीम डिपॉजिट, इसमें जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है फाइन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वाइडिंग पाइल्स इन दीज टनल, दीज आर कॉल्ड एस्कर। तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है आउटवाश प्लेन। क्या होता है? वो कहता है ऑफन मेल्ट वाटर स्ट्रीम डिपॉजिट फाइन मटेरियल ओवर वास्ट एरिया ऑफ अ लैंड हेड ऑफ अ ग्लेशियर्स, द स्मूथ प्लेन इज कॉल्ड आउटवाश। कि ऑफन मेल्ट वाटर स्ट्रीम डिपॉजिट फाइन मटेरियल ओवर वास्ट एरिया, कि जो मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स होती हैं उनके साथ जो मटेरियल होता है वो डिपॉजिट करने लगती हैं एक बहुत बड़े एरिया में और ग्लेशियर के। तो द स्मूथ, वो जो स्मूथ प्लेन कहलाएगा वो हमारा आउटवाश प्लेन। ये देखें, ये जो है ये स्ट्रीम्स है, ये सारी की सारी स्ट्रीम से जो है मेल्ट हो चुका है और ये आप जो है डिपॉजिट होके एक लेन फॉर्मेशन सी बनानी, इसके ऊपर ग्लेशियर्स था, वो ग्लेशियर सारा मेल्ट हो गया है। ये देखें, ये बिल्कुल फ्लैट जो है वो एरिया है और एक स्मूथ प्लेन आपको नज़र आ जाएगा। इसको आउटवाश प्लेन जो है वो हम कहेंगे। आगे जो हमारा है ड्रमलिन। क्या होता है? द मटेरियल डिपॉजिट डायरेक्टली बाय द ग्लेशियर विदाउट मेल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एलोंगेटेड ओवल शेप्ड हिल्स इज कॉल्ड ड्रमलिन्स। वो कहता है कि द मटेरियल डिपॉजिट डायरेक्टली, के ऐसा मटेरियल जो डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है ग्लेशियर से मेल्ट होने के बगैर, तो वो एक ओवल शेप्ड हिल्स की तरह का हिल की तरह की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये देखो, एक तो होता है ना कि मेल्ट हो के वो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो जाता है, एक होता है कि ये पूरा का पूरा ग्लेशियर्स बगैर मेल्ट हुए जो है वो बगैर मेल्ट हुए इन द फॉर्म ऑफ ओवल शेप। ये देखो, बिल्कुल ओवल शेप फॉर्म में जो है वो आएगा, तो इसको हम ड्रमलिन कहते हैं। दीज हिल्स ऑफन रिजेंबल्स इन्वर्टेड स्पून्स और एग्स। आगे है टर्मिनल मोरेन है। टर्मिनल मोरेन वो कहता है द आर्क शेप मटेरियल, जिस तरह से टर्मिनल मोरेन आपने पीछे भी पढ़ा था कि आर्क शेप मटेरियल होता है। द आर्क शेप मटेरियल डिपॉजिट एट द टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। कि ये देखें, ये सेम उसी तरह का होता है जैसे आपने इरोजन प्रोसेस में पढ़ा था, इसी तरह से डिपोजिशनल उसमें भी है कि ये आर्क शेप जो है मटेरियल सा बन जाता है, ये पूरा का पूरा जब मेल्ट होता है पिगमेंट, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल मोरेन कहते हैं। तो ये था हमारा ये तमाम का तमाम लेक्चर जिसमें हम लोगों ने लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स पढ़ी है। तो अब जो है हम लोग अपने उसकी तरफ डायरी की तरफ जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को डायरी वर्क देने लगी हूँ, आप लोग ज़रा नोट डाउन कर लें। जी बेटा, इससे रिलेटेड हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द लैंड फॉर्म मेड बाय वैली ग्लेशियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है।
इसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है ये कंप्लीट आ रहा है। इसमें पहले वैली ग्लेशियर की डेफिनेशन होएगी, इरोजन लैंडफॉर्म, इसमें डिफरेंट उसके फीचर्स आ जाएंगे, फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म उसके फीचर आ जाएंगे। इसमें से कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म जो है वो नहीं है इसमें ऐड। तो ये बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन जो है लर्न भी करना है, राइट भी करना है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, थ्रू कमेंट थ्रू कॉल आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।